हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में हो रहा है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 3 हफ्ते में 310 रुपए महंगा हो गया। प्रीमियम पेट्रोल अब 160 रुपए पर लीटर एक झटके में सब बढ़ गया। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पब्लिकली कहा, टैक्स रेवेन्यूज ने बहुत बड़ा हिट लिया है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ये 2022 रशिया यूक्रेन वाला मोमेंट नहीं है, ये उससे भी बड़ा है। और इस सब के बीच एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इसका एक रियल वर्किंग आंसर पुणे के एक एमआईडीसी प्लॉट में पहले से तैयार था। एग्री वेस्ट से, किसान के खेत के कचरे से। यार फिक्र मत करो, बताता हूं। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड इंपोर्टर है। अपनी पेट्रोलियम जरूरत का लगभग 60% हम पर्शियन गल्फ से लाते हैं। मतलब जब वहां युद्ध होता है, हमारे गैस सिलेंडर में डायरेक्टली असर होता है। हमारे रेस्टोरेंट का बिल बढ़ता है, हमारी फ्लाइट का टिकट महंगा होता है, हमारी सब्जी की दुकान पे फ्रेट कॉस्ट बढ़ती है, तो प्याज 5 रुपए ज्यादा। ये सिर्फ वॉर का असर नहीं है, ये स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है। और एक और चीज, मार्च 2026 में इंडिया ने डीजल एक्सपोर्ट्स 20% बढ़ा दिए क्योंकि ग्लोबल क्रैक स्प्रेड्स बहुत ज्यादा हैं, रिफाइनर्स वहां ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। साथ में पेट्रोल एक्सपोर्ट्स 33% गिर गए क्योंकि रिफाइनर्स एलपीजी बनाने के लिए स्ट्रीम्स डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की 91% एलपीजी गल्फ से आती थी जो अब बंद हो गई। एक कॉन्फ्लिक्ट से इतना सब, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम डेकेड से है। बस अभी एक वॉर ने इसे इतना नेकेड कर दिया कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो गया। तो सोचो, क्या होगा अगर इंडिया के पास अपना डोमेस्टिक बायोफ्यूल होता जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ? क्या होगा अगर वो डीजल कोई सऊदी अरेबिया से नहीं, कोई ईरान से नहीं, बल्कि पंजाब के खेत की पड़ी हुई पराली से बनता? क्या होगा अगर इंडिया की 16 लाख करोड़ की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ने 20-30% नीचे खींच ली? और क्या होगा अगर इस सोल्यूशन का इन्वेंटर कोई आईआईटी ड्रॉप आउट नहीं, कोई सिलिकॉन वैली रिटर्न ही नहीं, बल्कि 29 साल कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा पुणे में बैठ के ऑलरेडी ये कर रहा हो? यार फिक्र मत करो, बताता हूं। इंडिया में साल भर में 500 से 550 मिलियन टन एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है। पैडी स्ट्रॉ, राइस हस्क, वीट स्ट्रॉ, शुगर केन रेसिड्यू, फसल काटने के बाद जो बचा वो। और उसका क्या होता है? 65-75% सीधा खेत में जला दिया जाता है। नेचर कम्युनिकेशंस की 2022 की लैंडमार्क स्टडी कहती है कि सिर्फ एग्रीकल्चरल रेसिड्यू बर्निंग की वजह से इंडिया में हर साल 44,000 से 98,000 लोग प्रीमेच्योर डेथ से मर रहे हैं। पंजाब में कोई किसान अपना पैडी स्ट्रॉ जलाता है और दिल्ली में एक बच्चा हॉस्पिटल जाता है। तो यार ये दो अलग प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1, इंडिया के पास अपना फ्यूल नहीं। प्रॉब्लम 2, इंडिया में 500 मिलियन टन एग्री वेस्ट को लोग जला के बर्बाद करते हैं। एक पुणे स्टार्टअप में दोनों एक साथ सॉल्व करने की कोशिश की। एस वीरा राघवन, दोस्तों में वीरा, आईआईएम कोलकाता से एमबीए, 1990 में गोदरेज ज्वाइन किया, फिर पेप्सी, फिर कारगिल। 29 साल, सीनियर पोजीशंस, स्टेबल इनकम, कंफर्टेबल लाइफ। कारगिल में काम करते वक्त उनका ज्यादा वक्त फार्मर्स के साथ गुजरा, खेत पे। उन्होंने बार बार देखा फसल के बाद जो स्ट्रॉ बचता है उसका किसान क्या करता है, जला देता है। कोई ऑप्शन नहीं, समय नहीं, पैसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कोई एक आहा मोमेंट नहीं था, बस एक ग्रोइंग डिस्कम्फर्ट, एक गिल्ट कि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठ के एक प्रॉब्लम इग्नोर कर रहा हूं। 2018 में नियरली लेट 40s में वीरा ने 29 साल की जॉब छोड़ दी। मैं ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि हम सब कहते हैं कि कुछ करना चाहिए। वो बंदा एक्चुअली कुछ करने के लिए गया, रियल फाइनेंशियल रिस्क लेके। उनके साथ 3 फ्रेंड्स आए, राधिका वीरा राघवन, सेतुन्नत रामास्वामी और वीएस श्रीधर। चारों ने अपनी सेविंग्स पूल की, बूटस्ट्रैप्ड, और नाम रखा ग्रीन जूल्स। जूल्स फिजिक्स का यूनिट, एनर्जी का, नाम में ही मिशन था। अब वो मैजिक वर्ड ड्रॉप इन फ्यूल। ड्रॉप इन मतलब सीधा एग्जिस्टिंग सिस्टम में ड्रॉप हो जाए। कोई मॉडिफिकेशन नहीं, कोई नया इंजन नहीं, कोई नया पंप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। एनालॉजी से समझाते हैं, सोचो आपके घर में नॉर्मल डीजल जनरेटर है। अब इमेजिन करो वो सेम टैंक, सेम जनरेटर अब एक फ्यूल से चल रहा है जो खेत के पैडी स्ट्रॉ से बना है। जनरेटर ने कुछ नहीं बदला, फ्यूल बदला, और वो फ्यूल बेटर भी है, 0 सल्फर, 90% कम ग्रीन हाउस गैसेस। एग्जैक्टली यही ग्रीन जूल्स का अभिलाषा लिक्विड फ्यूल करता है। वो एग्री वेस्ट को एक प्रोप्राइटरी थर्मोकेमिकल प्रोसेस से सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। BIS 1460 स्टैंडर्ड, वही जो पेट्रोलियम डीजल का है। IIT चेन्नई ने टेस्ट किया, पास। RAI ने टेस्ट किया, पास। बाय प्रोडक्ट अभिलाषा बायोचार,
अपने वेट का 5 गुना पानी अब्सॉर्ब कर सकता है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, सीमेंट की जगह सस्टेनेबल बिल्डिंग्स में भी यूज होता है। ये सिर्फ बायोफ्यूल नहीं है। 2018 में कंपनी बनी, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, चकान पुणे के वराले MIDC में एक छोटा सा बायो रिफाइनरी प्लांट लगाया। सब कुछ ट्रैक पे था। फिर 2020 कोविड, इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स टूट गई, कॉर्पोरेशंस ने प्रोक्योरमेंट रोक दी, इन्वेस्टर्स स्कैर्ड हो गए और एक स्टार्टअप जो बैरली अपने पांव पे खड़ी हो रही थी, उसे ऐसा मार्केट फेस करना पड़ा जहां कोई नया वेंडर सुनना ही नहीं चाहता था। 99% लोग यहां क्विट कर दिए थे। रियल में वीरा और टीम ने नहीं किया। उन्होंने वो टाइम लगाया टेक्नोलॉजी रिफाइन करने में, R&D में, कस्टमर कॉन्वर्सेशंस में, और जब मार्केट खुला वो रेडी थे। 2021 में ब्लू एश्वा कैपिटल का संपदा फंड आया, 33 करोड़, इक्विटी और डेट का मिक्स। ब्लू एश्वा ने स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट फर्स्ट कंपनीज के लिए ये फंड बनाया था। मतलब इंस्टीट्यूशनल मनी अब इस सेक्टर को सीरियसली ले रहा है। अभी इस वक्त अप्रैल 2026 में ब्रेंट क्रूड 120 रुपए पर बैरल के पास, जेट फ्यूल 2 लाख पार, LPG सिलेंडर में एक महीने में 300 रुपए की बढ़ोतरी, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए पर लीटर कट की, सीधा रेवेन्यू लॉस, सिर्फ इसलिए कि पंप पे प्राइस स्टेबल रहे। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है, पॉलिसी नहीं, इमरजेंसी है। और इस इमरजेंसी में ग्रीन जूल्स का एग्जिस्टेंस और ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। अगर इंडिया के पास 2G बायोफ्यूल का एक स्केल्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्री होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो या खुला, हमारे रिफाइनरीज के पास एक फॉल बैक होता। ये कोई फ्यूचर फैंटेसी नहीं है। ग्रीन जूल्स ऑलरेडी एंटरप्राइज क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। पुणे के चकान और रसायनी, मुंबई के पास, दोनों लोकेशंस पे बायो रिफाइनरी प्लांट्स। प्लान क्या है आगे? एक 100 किलोलीटर नई बायोफ्यूल प्लांट, 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 24 से 30 महीने में रिकवर, और इवेंचुअली 7,500 किलोलीटर प्रोड्यूसिंग रिफाइनरीज। ग्लोबल बायोफ्यूल मार्केट 2032 तक $298.9 बिलियन का होने वाला है। अगर इंडिया इस वेव पे सही वक्त सवार हुआ तो हमारे पास सिर्फ एक क्लीन एनर्जी सोर्स नहीं होगा, हमारे पास एक मैसिव एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी होगी। यार यहाँ पे एक चीज ऑनेस्टली कहनी है, ग्रीन जूल्स अकेले इंडिया की ऑयल डिपेंडेंसी सॉल्व नहीं करेगा। एक स्टार्टअप से इतनी एक्सपेक्ट करने गलत है, लेकिन वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। वो एक वर्किंग मॉडल है कि इंडिया की 500 मिलियन टन एग्री वेस्ट जो अभी लिटरली हवा में जल रही है, उसमें से फ्यूल बन सकता है जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली यूज हो सके, बिना नए इंजन, बिना नए पंप्स, बिना रीबिल्ड। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का सवाल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, ये जियोपॉलिटिक्स का सवाल है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है और इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर को पब्लिकली कहना पड़ता है टैक्स रेवेन्यूज ने बहुत बड़ा हिट लिया, तब ये सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और गवर्नमेंट भी ये बात समझ रही है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 अपडेट हुई, 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। ग्रीन जूस जैसी कंपनीज के लिए पॉलिसी टेलविंड है। ग्रीन जूस के फाउंडर्स कहते हैं, अ क्लीन एनवायरनमेंट इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंडियन प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ नेसेसरी प्री कंडीशन। मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, एनर्जी इंडिपेंडेंस भी इंडियन प्रॉस्पेरिटी की नेसेसरी प्री कंडीशन है, और दोनों चीजें एक साथ मिलने की टेक्नोलॉजी पुणे के एक MIDC प्लॉट में पहले से काम कर रही है। थैंक यू।